जम्बू द्वीप, जिसे प्राचीन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह शब्द अक्सर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस नाम का उल्लेख भारतीय पुराणों में मुख्य भूमि के लिए किया गया है और इसके अंतर्गत दक्षिण एशिया और इससे संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। जम्बूद्वीप का नाम जम्बू वृक्ष से उत्पन्न हुआ माना जाता है, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। प्राचीन भारतीय साहित्य में जम्बूद्वीप का उल्लेख पृथ्वी के मध्य के रूप में हुआ है और इसे मानवता का उद्गम स्थल माना गया है। इसके धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। जम्बूद्वीप की भौगोलिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण थी। इसमें ऊंचे पर्वत, विस्तृत मैदान, घने जंगल और समृद्ध नदी घाटियां शामिल थीं। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला इस भूमि की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करती थी, जो इस क्षेत्र को अन्य महाद्वीपों से अलग करती थी। दक्षिण में इस क्षेत्र की सीमा समुद्र से घिरी थी, जो इसे एक प्राकृतिक रूप से संरक्षित भूमि बनाती थी। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और गोदावरी इस भूभाग की जीवनदायिनी थीं। इन नदियों के किनारे सभ्यताएं फली फूली और यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन बनी। कृषि, पशुपालन और व्यापार इस क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थीं, जो इन नदियों पर आधारित थीं। जम्बूद्वीप धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध था। यह वह भूमि थी जहां वेदों का उद्गम हुआ और यहीं से हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता की जड़ें यहीं पर थीं, जहां यज्ञ, मंत्र और अन्य धार्मिक कृत्यों का पालन किया जाता था। वैदिक साहित्य, जिसमें 4 वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ शामिल हैं, यहीं की उपज है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी यहीं पर विकसित हुए। महात्मा बुद्ध ने यहीं पर अपना ज्ञान प्राप्त किया और अपने अनुयायियों को धर्मचक्र प्रवर्तन किया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ने भी यहीं पर अपना जीवन व्यतीत किया और अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में अहिंसा और सत्य का संदेश फैलाया। यह भूमि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का मिलन स्थल थी, जहां पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक विचारधाराएं पनपी और फली फूली। यहाँ की धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का यह प्रमाण है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ एक साथ रहते थे और अपने अपने धार्मिक कृत्यों का पालन करते थे। जम्बूद्वीप की सामाजिक संरचना अत्यंत संगठित और सुव्यवस्थित थी। यहाँ की समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग शामिल थे। ये वर्ण व्यवस्था समाज में कार्य विभाजन और संगठन का एक साधन था, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करता था। ब्राह्मण वर्ग का कार्य शिक्षा और धार्मिक कृत्यों का पालन करना था। वेदों का अध्ययन और ज्ञान का प्रसार ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य था। क्षत्रिय वर्ग का कार्य राज्य की रक्षा और प्रशासन था। वे युद्ध कला में निपुण होते थे और समाज के रक्षक के रूप में कार्य करते थे। वैश्य वर्ग व्यापार और कृषि का कार्य करते थे, जिससे समाज की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती थी। शूद्र वर्ग का कार्य सेवा और श्रम का था, जिससे समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इस समाज व्यवस्था में धर्म, नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता था। समाज में न्याय का पालन धर्मशास्त्रों के आधार पर किया जाता था और राजा धर्म का पालक और न्याय का रक्षक माना जाता था। जम्बूद्वीप में राजतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली थी। यहाँ के राजा को धर्म और न्याय का पालक माना जाता था। राजाओं का प्रमुख कार्य राज्य की रक्षा, जनता के कल्याण और धर्म की स्थापना करना था। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में जम्बूद्वीप के राजाओं और उनके शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जम्बूद्वीप की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतीक है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था, जिसमें धर्म की विजय हुई। इसी प्रकार रामायण में अयोध्या के राजा राम के शासनकाल का वर्णन है, जिसमें धर्म, न्याय और सच्चाई की स्थापना का संदेश दिया गया है। जम्बूद्वीप के राजाओं का साम्राज्य व्यापक था, जिसमें अनेक जनपद और राज्य सम्मिलित थे। ये जनपद स्वायत्त थे, लेकिन वे केंद्रीय शासन के अधीन थे। राजाओं के अलावा यहाँ के प्रमुख राजवंश भी सत्ता में थे, जिनका प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति पर व्यापक था। मौर्य, गुप्त और चोल वंश इस भूमि के प्रमुख राजवंश थे, जिन्होंने यहाँ के समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया।
जम्बूद्वीप की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। यहाँ की उपजाऊ भूमि और नदियों की प्रचुरता ने कृषि को यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन बना दिया था। धान, गेहूं, जौ और तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें थीं। इसके अलावा यहाँ के लोग पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में भी निपुण थे। व्यापार और वाणिज्य भी यहाँ की आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ के व्यापारी देश विदेश में अपने सामान का व्यापार करते थे। समुद्री मार्गों के माध्यम से यह व्यापार विस्तृत था। जम्बूद्वीप से अन्य देशों को मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और धातुएं निर्यात की जाती थीं। इसके अलावा अन्य देशों से भी यहाँ के व्यापारी सामान मंगवाते थे। यहाँ की नगर सभ्यताएं व्यापार और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थीं। इन नगरों में बड़े बड़े बाजार और व्यापारिक संस्थान थे, जहाँ विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता था। यहाँ के व्यापारी समाज में प्रतिष्ठित और समृद्ध थे और उन्होंने समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जम्बूद्वीप में शिक्षा और ज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के लोग शिक्षा को समाज का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी। आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित और खगोलशास्त्र जैसे विषयों में यहाँ के विद्वानों ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट और अन्य महान विद्वानों ने अपने ज्ञान और आविष्कारों से समाज को समृद्ध किया। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था और यहाँ पर विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को धर्म, नैतिकता और समाज सेवा की शिक्षा देना था। शिक्षा के माध्यम से समाज में नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का प्रसार होता था, जिससे समाज संगठित और सुव्यवस्थित रहता था। जम्बूद्वीप में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का अत्यंत समृद्ध विकास हुआ। यहाँ के लोग संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला में निपुण थे। अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रित चित्रकला, कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो के मंदिर इस द्वीप की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की साहित्य परंपरा भी अत्यंत समृद्ध थी। संस्कृत साहित्य में महाभारत, रामायण और पुराणों का सृजन यहीं हुआ। इसके अलावा संस्कृत काव्य, नाटक और नीतिशास्त्र की रचनाएं भी यहाँ की साहित्यिक धरोहर का हिस्सा हैं। कालिदास, भास और बाणभट्ट जैसे महान कवियों और लेखकों ने यहाँ की साहित्य परंपरा को समृद्ध किया। यहाँ की संगीत परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियाँ जैसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत यहीं विकसित हुई। यहाँ के नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम, कथकली और कथक आज भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जम्बूद्वीप में धर्म, दर्शन और समाज का घनिष्ठ संबंध और गहरा था। यहाँ के समाज में धर्म और दर्शन का अत्यधिक महत्व था। धर्म, नैतिकता और दर्शन ने इस भूमि की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचना को आकार दिया। विभिन्न धर्मों के अस्तित्व और उनके परस्पर मेलजोल ने इस क्षेत्र को एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान दी। जम्बूद्वीप में वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों का सृजन हुआ। ये ग्रंथ धर्म, नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थे। वेदों ने भारतीय समाज को धर्म, यज्ञ और कर्मकांड की अवधारणाओं से परिचित कराया। उपनिषदों ने गहन दार्शनिक विचारधाराओं को विकसित किया, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणाओं का वर्णन है। बौद्ध और जैन धर्म ने भी यहाँ के समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने अहिंसा, करुणा और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म के 8 तत्वों वाले मार्ग ने समाज को आत्मानुशासन और नैतिकता की ओर प्रेरित किया। इसी प्रकार जैन धर्म ने भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समाज को प्रेरित किया। इन धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं ने समाज को एक नैतिक और संगठित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। यहाँ के लोग धर्म और नैतिकता को अपने जीवन का आधार मानते थे और समाज में एकता, शांति और समरसता का पालन करते थे। जम्बूद्वीप की समाज व्यवस्था में जाति, वर्ण और धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन इस विभाजन का उद्देश्य समाज में कार्य विभाजन और संगठन था। हर व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता था और समाज में अपनी भूमिका निभाता था। धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता
यहाँ की समाज व्यवस्था की विशेषता थी। विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग एक साथ रहते थे और आपसी मेलजोल और सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करते थे। समाज में न्याय का पालन धर्मशास्त्रों के आधार पर किया जाता था और समाज में नैतिकता और धर्म का पालन होता था। समाज में महिलाओं का स्थान भी महत्वपूर्ण था। उन्हें शिक्षा, धार्मिक कृत्यों और समाज के विभिन्न कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार था। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सोच का प्रभाव भी था, लेकिन कुल मिलाकर समाज में महिलाओं का सम्मान और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जम्बूद्वीप की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ की उपजाऊ भूमि और नदियों की प्रचुरता ने कृषि को समाज का प्रमुख व्यवसाय बना दिया था। यहाँ के किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते थे और कृषि उत्पादन समाज की आजीविका का प्रमुख साधन था। इसके साथ ही व्यापार और वाणिज्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ के व्यापारी देश विदेश में अपने सामान का व्यापार करते थे। समुद्री मार्गों के माध्यम से यह व्यापार अत्यंत विस्तृत था और यहाँ के व्यापारी अन्य देशों से भी सामान मंगवाते थे। इस व्यापार के माध्यम से जम्बूद्वीप की समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। व्यापार के माध्यम से यहाँ की सभ्यता का वैश्विक प्रभाव भी पड़ा। यहाँ के व्यापारी और विद्वान अन्य देशों में जाकर शिक्षा, धर्म और संस्कृति का प्रसार करते थे, जिससे जम्बूद्वीप की पहचान विश्व के अन्य हिस्सों में भी बनी। जम्बूद्वीप में शिक्षा का अत्यधिक महत्व था। यहाँ के लोग शिक्षा को समाज की समृद्धि और उन्नति का साधन मानते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी। आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित और खगोल शास्त्र जैसे विषयों में यहाँ के विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट और अन्य महान विद्वानों ने अपने ज्ञान और आविष्कारों से समाज को समृद्ध किया। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था और यहाँ पर विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे।